नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बरखा बली। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। इसको लेकर प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने पत्रकार नसीम राजा जैदी को हिरासत में लिया है। आरोपी पर हिंसा में मारे गए लोगों के नाम पर क्यूआर कोड से पैसा मांगने का आरोप है। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष के लिए आज सुबह 10:30 बजे तक नामांकन। भाजपा की ओर से पूर्व स्पीकर राहुल नार्वेकर का नाम आगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर। चुनावी नारे के बाद आज सभी विधानसभा क्षेत्रों में निकालेगी परिवर्तन यात्रा। और मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समाज पर अत्याचार के विरोध में विभिन्न संगठनों, छात्र छात्राओं, इस्कॉन के संतों, व्यापारियों, सनातनी समाज और भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं महाकुंभ की तैयारियों को लेकर। कल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा की। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने और उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए जो अहर्निश प्रयास उत्तर प्रदेश पुलिस ने पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर किया है, इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस को विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। सीएम योगी का यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर दिया गया ये बयान प्रयागराज के मंच से है, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन को लेकर खुशी जाहिर की। इस दौरान उन्होंने साल 2017 में सरकार बनने के बाद अपनी चुनौतियों का भी जिक्र किया। 2017 में जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनी थी, हमारे सामने चुनौतियां थी। चुनौती तीनों प्रकार की थी। जनता का विश्वास डगमगाया हुआ था। दुनिया की धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत नकारात्मक थी। पुलिस का मनोबल गिरा हुआ था, छवि अच्छी नहीं थी। बड़े नगरीय क्षेत्रों को छोड़ दे तो छोटे नगरों में जो सबसे ऊंची मीनार होगी वो पुलिस की बैरक होगी। पुलिस कर्मियों के रहने के लिए जो व्यवस्था, पुलिस हो या पीएसी के जवान हो, उनको बेहतरीन अवस्थापना सुविधा बना दी गई। सीएम योगी ने शनिवार को महाकुंभ 2025 की तैयारियों का निरीक्षण किया और प्रयागराज मेला प्राधिकरण मेला पुलिस लाइन में बैठक कर उन्हें संबोधित किया। साथ ही संत महात्माओं के साथ बैठक किया। संबोधन के दौरान उन्होंने पुलिस को हमेशा सतर्क रहने की सलाह भी दी। वहीं प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां खोया पाया केंद्र का शुभारंभ भी किया। महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने ऐसे डिजिटल खोया पाया केंद्रों की स्थापना की है, जो हाई टेक्निक के सहारे चलेंगे और पलक झपकते ही अपनों से मिलाने में मदद करेंगे। इसमें हर खोए हुए व्यक्ति का डिजिटल पंजीकरण तुरंत किया जाएगा। संभल हिंसा मामले में पुलिस ने कथित पत्रकार नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर हिंसा में मारे गए लोगों के नाम पर क्यूआर कोड से पैसा मांगने का आरोप है। एसपी कृष्ण बिश्नोई ने बताया कि आरोपी पर पुलिस के खिलाफ लोगों को उकसाने का भी आरोप है। संभल कोतवाली के सब इंस्पेक्टर संजीव को सूचना मिली कि एक युवक जिसका नाम नसीम जैदी है, वो क्यूआर कोड बनाकर लोगों को उकसा रहा है और उनसे धन उगाही का कार्य कर रहा है और सभी लोगों को पुलिस के खिलाफ बोलने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए उकसा रहा है। इस बात पे थाना कोतवाली पे एक अभियोग पंजीकृत किया गया है 318, 338, 336, 340 बीएनएस में और इस अभियुक्त नसीम राजा जैदी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।
इसने कितने पैसे इकट्ठे किए हैं, किन किन अकाउंट्स में भेजे हैं, किन किन अकाउंट से पैसे आए हैं, इन सबको खंगाला जा रहा है और आगे विधि कार्य सुनिश्चित की जाए। महाराष्ट्र विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज तक नामांकन भरे जा सकेंगे। विधानसभा स्पीकर पद के लिए आज सुबह 10:30 बजे तक नामांकन भरे जा सकेंगे। विधान भवन सचिवालय से बताया गया है कि शनिवार को स्पीकर पद के लिए कोई भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं हुआ। वैसे विधानसभा में महायुति की संख्या बल को देखते हुए स्पीकर का चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। ऐसा इसलिए माना जा रहा है कि आज दोपहर तक विधानसभा अध्यक्ष का नाम सामने आ जाएगा। अध्यक्ष की रेस में भाजपा की ओर से कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें पहले नंबर पर पिछले अध्यक्ष राहुल नार्वेकर का नाम आगे चल रहा है। इसके अलावा समीर कुनावर और चैनसुख संचेती के नामों पर भी चर्चा चल रही है। कल विधानसभा सत्र के पहले दिन 173 विधायकों ने शपथ ली और 115 विधायकों को शपथ लेना बाकी है। इनमें ज्यादातर विपक्ष के हैं। विधायकों की शपथ और अध्यक्ष के चुनाव के बाद 9 दिसंबर को ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। नई विधानसभा का शीतकालीन सत्र नागपुर में 16 से 21 दिसंबर तक चलेगा। पंजाब से किसानों का जत्था आज फिर दिल्ली के लिए कूच करेगा। आज 101 किसानों का एक समूह दिल्ली की ओर मार्च शुरू करेगा। पंजाब हरियाणा सीमा पर किसान मार्च को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री और नेता अलग अलग मंचों पर किसानों से बातचीत की बात को दोहरा रहे हैं। अगली खबर में बात करते हैं बीएसपी प्रमुख मायावती की, जिन्होंने 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इस बार उनका निशाना कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर है, जिन पर उन्होंने मुस्लिम और दलित वोटों के लिए रणनीति बनाने का आरोप लगाया है। देखिए रिपोर्ट। उपचुनाव में पहली बार मायावती मैदान में उतरी थी। उनके हाथ हालांकि एक भी सीट नहीं लगी, लेकिन कई सीटों पर बीएसपी ने अच्छा वोट बटोरा। अब मायावती 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नए तेवर और नए कलेवर में वोट बैंक को रुझाने में लगी हैं। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। इससे भी ज़्यादा दुख की बात ये है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुंचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुंचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। चाहे वो दलितों के उत्पीड़न का मामला अपने देश का हो या फिर बांग्लादेश का हो। अपने परंपरागत वोट बैंक को दोबारा साधने के लिए मायावती के निशाने पर देश से लेकर बांग्लादेश तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में बंगाल के जिस जैसोर खुलना क्षेत्र से चुनकर आए, तो उसे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र होने के बावजूद भी षड्यंत्र के तहत पहले पाकिस्तान के हवाले कर दिया, जो अब बांग्लादेश में है। वो क्षेत्र अब बांग्लादेश में है और ये सब जातिवादी खेल कांग्रेस पार्टी का था। वहाँ इनका शोषण हो रहा है, तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है। कांग्रेस पार्टी चुप है और अब वह केवल मुस्लिम वोट के लिए संभल चिल्ला रही है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एससी और मुस्लिम वोटों को दोबारा रिझाने के लिए मायावती का ये तेवर कितना रंग लगाता है, ये भी देखना होगा।
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय में आज पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरप्पू राम मोहन नायडू ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और 137 छात्रों को पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा तथा बैचलर डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किया गया। मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में नगर विमानन मंत्रालय का बड़ा योगदान है और इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सबसे पहला एविएशन यूनिवर्सिटी RGNAU में फर्स्ट कॉन्वोकेशन में आज हम शामिल हुए और उसके लिए हमें बहुत बड़ा गर्व महसूस होता है कि सबसे पहला कॉन्वोकेशन आज रहा है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है विकसित भारत 2047 का, उसमें एविएशन सेक्टर नागर विमानन मंत्रालय का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसमें पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी के विजन से बहुत अच्छा डेवलपमेंट ये एविएशन सेक्टर में हमें देखने को मिला। जो 74 एयरपोर्ट्स थे 2014 में, उसको करीब 157 एयरपोर्ट्स तक आज लेके आए और आगे भी बढ़कर अगले 20 साल में 150 से 200 और बनाने का एक लक्ष्य भी हमने रखा है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। यस। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी बुलाई हो, है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। अब यह कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन निर्माण को पूर्ण करने के साथ ही संपूर्ण परिसर को आकर्षक ढंग से सजाने और संवारने पर मंथन किया गया। राम मंदिर निर्माण प्रगति की जानकारी निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने मीडिया से साझा की है। उन्होंने बताया कि सुग्रीव किला से राम मंदिर के परकोटा तक की 1 किलोमीटर के दर्शन मार्ग पर अब जगह जगह स्थायी कैनोपी बनाए जाएंगे, जिसका निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। उम्मीद है राम नवमी से पूर्व कैनोपी बनकर तैयार हो जाएगा। इस कैनोपी में श्रद्धालुओं के लिए सारी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होगी। श्री मिश्र ने बताया कि मंदिर के लोअर प्लिंथ पर 85 स्टोन के म्यूरल बनाए जाएंगे। इस म्यूरल पर वाल्मीकि रामायण के श्लोक अंकित होंगे, जिसका हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी होगा। इस म्यूरल को फरवरी के बाद श्रद्धालुओं को देखने की सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथ ही परिसर में बन रहे सप्त मंदिर भी फरवरी तक पूर्ण हो जाएंगे। जी, कार्य प्रगति पर है। अच्छा, जो समय सारणी बनाई गई है उसके अनुकूल ही है। आपने जो प्रश्न पूछा कि श्रमिकों की संख्या, तो वो भी बढ़ोतरी हुई है, यद्यपि अपेक्षाकृत जो संख्या है उससे थोड़ी अभी कम है और गति और निर्माण कार्य में लानी होगी। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंडप जिसको कहते हैं, उसको भी पूर्ण किया जाना है। जो लोअर प्लिंथ पे राम कथा बनाई जा रही है, जो कि स्टोन पे कार्व होकर के लगेगी, वो अभी शुरू हो गया है कार्य। समाचारों का रुख करने से पहले लेते हैं एक विराम। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मथुरा जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास ऑफिस में सशक्त सेना झंडा दिवस मनाया गया। यहां झंडा दिवस पर जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल अरुण कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह को प्रतीक झंडा लगाकर सशक्त सेना झंडा दिवस का शुभारंभ किया। कार्यालय स्थित शहीद सैनिक स्मारक पर कर्नल अरुण कुमार सिंह, जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी एवं वरिष्ठ पूर्व सैनिक संघ पदाधिकारी गणों द्वारा पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई।
गई। इसके साथ ही जनपद स्तरीय समस्त अधिकारियों को प्रतीक चिन्ह लगाकर उनसे झंडा दिवस में अधिक से अधिक दान देने की अपील की गई। मुख्य उद्देश्य जो है, हमारे जो सैनिक है, युद्ध में जो शहीद सैनिक है, उनके विधवाएं हैं, आश्रित हैं, या जो घायल सैनिक है, उनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, उसमें भारत की जो जनता है, जो नागरिक है, वो अपनी स्वेच्छा से जितना अधिक दान कर सके, ताकि इन योजनाओं को हम आसानी सफलतापूर्वक उनका संपादन कर सकें। इसका मुख्य उद्देश्य है जो हमारे सेनानी हैं, युद्ध में शहीद हुए हैं, उनकी वीर नारी हैं, उनके आश्रित हैं, उनको हमारे देशवासियों द्वारा सम्मानित किया जाना और आर्थिक सहयोग प्रदान करना। इसमें सहयोग करके हमारा देशवासी बड़ा गौरवान्वित होता है और उनका ये सहयोग हमें, हमारे पूर्व सैनिकों को, वीर नारियों को और उनके आश्रितों को संबल प्रदान करता है, आर्थिक रूप से संबल प्रदान करता है। कन्नौज जिले के पीएसएम डिग्री कॉलेज मैदान में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी धर्मों के 103 जोड़ों का विवाह पूरी रीति से संपन्न कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ने की। मंत्री असीम अरुण ने बताया कि कन्नौज जिले में हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय को मिलाकर करीब 103 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस योजना के अंतर्गत विवाह करने वाले जोड़ों को सरकार की तरफ से 51,000 रुपए और गृहस्थी का सामान दिया जाता है। सामूहिक विवाह हम लोग करते हैं। इसका उद्देश्य ये है कि हर परिवार को सम्मान मिले, हर परिवार की बेटी को इज्जत के साथ में विदाई करने का मौका मिले। इसमें सरकार 51,000 रुपए का व्यय करती है, जिसमें से 35,000 रुपए उस कन्या को मिलती है और बाकी आयोजन में और जो भेंट दी जाती है उसके लिए व्यय किया जाता है। बहुत लोकप्रिय योजना है और इसलिए ये योजना भी है क्योंकि मितव्ययता भी होनी चाहिए। जहां पे सामूहिक रूप से सारे कार्यक्रम हो जाते हैं तो बड़े खर्चे की आवश्यकता नहीं होती। अच्छे संस्कार है, अच्छी परंपरा है और बहुत ही लोकप्रिय योजना है। हम सब मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने हरदोई में सिंचाई विभाग की करीब 7 करोड़ रुपए की बड़ी परियोजना का शिलान्यास कर भूमि पूजन किया गया। उन्होंने बताया कि इस रजबाहे के पुनरुद्धार के बाद सैकड़ों गांव के हजारों किसानों को सहूलियत मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि खेती के लिए नहर और रजबाहा काफी मायने रखते हैं। किसानों को डीजल की लागत से बचने के लिए सरकार लगातार नहर व रजबाहा के ऊपर कार्य कर रही है। साथ ही समय समय पर उनकी साफ सफाई भी करवाती रहती है, जिससे कि खेती करते समय किसानों को इन संसाधनों से खेत में पानी मिल सके। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा लगातार हरदोई के विकास के लिए तमाम कार्यकारी योजनाओं और परियोजनाओं को लाया जाता है, जिससे कि हरदोई प्रदेश में एक आदर्श जिले के रूप में उभर कर सामने आ सके। विभाग की एक बड़ी परियोजना हरदोई रजवाहा को पूरा ठीक करने के लिए करीब 45 किलोमीटर का रजवाहा है वो, जो शारदा कैनाल से जुड़ता है और बाद में भैष्टा नदी में जाके खुलता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, करीब 7 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट है, जिससे हजारों किसानों को राहत मिलेगी। और उसका आज शिलान्यास कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में विभाग के अधिकारी भी थे और क्षेत्र के लोग भी सम्मिलित हुए और उसका भूमि पूजन भी हुआ। भदोई के एक स्कूल में 2 दिवसीय आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता का यूपी सरकार के खेल और युवा कल्याण मंत्री गिरीश यादव ने उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं युवा प्रतिभा को निखारने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए हर संभव मदद कर रही है, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दे रही है। 8 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 300 से खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2024 का आयोजन है, जिसमें 7 देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस आयोजन से स्थानीय हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको भी लाभ मिलेगा, उनको इससे प्रेरणा मिलेगी, उनको सीखने, जानने, समझने की प्रेरणा मिलेगी। इस आयोजन के लिए मैं अंतर्राष्ट्रीय कराटे के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डीएम सिंह गहरवार और उनकी पूरी टीम को बहुत ढेर सारी बधाई देता हूं।
समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक विराम। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। मेरठ के कमिश्नरी चौराहे पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में विभिन्न संगठनों, छात्र छात्राओं, इस्कॉन के संतों, व्यापारियों, सनातनी समाज और भाजपा के नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, सांसद, विधायक और एमएलसी भी शामिल हुए। इस दौरान बांग्लादेश का पुतला फूंका गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं को सुरक्षित जीवन और न्याय देने की मांग की। पैदल मार्च के दौरान इस्कॉन अनुयायी हरे राम हरे कृष्ण का जाप कर रहे थे, जबकि नट जाति समाज ने बीन की धुन बजाई। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू समाज हमेशा एकजुट रहेगा। हिंदू के साथ और हिंदू धर्मस्थलों के साथ जो बर्ताव किया जा रहा है, उसके विरोध में हिंदुओं का आक्रोश प्रदर्शन है, देशव्यापी आक्रोश प्रदर्शन है। और इस आक्रोश के माध्यम से हम अपनी भारत सरकार को ये कहना चाहते हैं कि अब बहुत लंबा इंतजार नहीं, बांग्लादेश के हिंदुओं को संरक्षण देना चाहिए और बांग्लादेश की सरकार को चेतावनी देनी चाहिए कि अगर हिंदुओं के साथ ये चला तो सुरक्षित तुम भी नहीं हो। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस तरह की घटनाएं जब भी सनातनी धर्म पर होगी तो पूरा हिंदू समाज, चाहे वो विश्व में कहीं भी रहता है, उन लोगों के साथ खड़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं को अत्याचार के विरोध में आज सनातन धर्म सभा के द्वारा किया गया है। इसमें सभी व्यापारी, सभी हिंदू और सनातन धर्म सभा के संगठन सांकेतिक धरना है बांग्लादेश सरकार तो आज जो हिंदुस्तान है बांग्लादेश बांग्लादेश होगा, ऐसा हम बांग्लादेश को बात कर रहे हैं। हो रहे हिंदू पर अत्याचार, बहनों के दुष्कर्म और नरसंहार को लेकर हिंदू समाज द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया है, वो भारत सरकार को आग्रह किया गया है कि भारत सरकार इसमें तुरंत कोई कदम उठाए ताकि वहाँ के अल्पसंख्यक लोगों को, हिंदू समुदाय के माँ बहनों को, वहाँ के हमारे भाइयों को न्याय मिल सके, उनकी सुरक्षा रह सके। साथ ही साथ जो जान माल का नुकसान लगातार बांग्लादेश में कुछ कंट्रपत्ति द्वारा, एक असामाजिक तत्वों द्वारा किया जा रहा है, उस पर तुरंत रोक लगे। हमारा एक ज्ञापन एसपीसीटी है प्रशासन को दिया गया है, उसमें यही आग्रह किया गया है कि राष्ट्रपति जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि तुरंत बांग्लादेश की सरकार से बात करके, यूएनओ में बात करके तुरंत अल्पसंख्यक समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन्हें तुरंत रोका जाए। मुरादाबाद में ट्रिपल तलाक का एक नया मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का आरोप है कि पति ने उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया और बाद में काफिर कहकर ट्रिपल तलाक दे दिया। देखिए रिपोर्ट। क्योंकि मैं एक वीडियो देख रही थी, संभल जाना था मुझे, तो उसी को बोल रहे थे कि ये गलत है। मैंने कहा गलत आप मेरे साथ कर रहे हैं, ये क्या गलत है? अगर कोई भी इंसान के साथ गलत हो रहा होगा तो वो अपना बचाव करेगा, सेल्फ डिफेंस में। अगर किसी ने अपनी जान बचाने के लिए कुछ किया है तो ऐसा कुछ गलत नहीं है। और जो उन लोगों के साथ हुआ वो भी, मैं किसी का साथ नहीं दे रही थी, बस मैं एक जनरल बात कर रही थी। मामला मुरादाबाद का है, लेकिन कनेक्शन संभल हिंसा का है। निदा जावेद नाम की इस महिला ने पति के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी भी है। लेकिन पूरा मामला सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मुरादाबाद की निदा जावेद को पति एजाजुल ने ट्रिपल तलाक दिया है। संभल हिंसा में पुलिस कार्रवाई के समर्थन में थी निदा जावेद। निदा जावेद के अनुसार पति ने काफिर कहकर उसे ट्रिपल तलाक दे दिया। देखिए, मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5 को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक यूट्यूब पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया। और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है
इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। इसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। पीड़िता का आरोप है कि पहले पति की मौत के बाद उसने एजाजुल से दूसरी शादी की थी। पीड़िता ने एजाजुल पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। बहुत गलत करके मेरे साथ शादी हुई है और उस शादी को भी सालों साल छुपाया गया है। मेरा एक मिसकैरेज हुआ, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ, जबरदस्ती की मेरे साथ। उसके बाद दोबारा से मैं प्रेग्नेंट हुई, तब भी इस रिश्ते को नहीं बताया और छुपाए रखना कहा कि छुपाओ छुपाओ। अभी मैं खुद बताऊंगा सही वक्त आने पर। जब 5 महीने की मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बाद मैंने इनके घर वालों को बताया। तब से इनका और इनके घर वालों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत खराब हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। वैसे भी देश में ट्रिपल तलाक देना गैर कानूनी है। साथ ही पीड़िता ने पति और उसके परिवार पर कई संगीन आरोप लगाए हैं, इसलिए पूरे मामले की कई एंगलों से जांच की जा रही है। तो चलिए अब नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल की खबर पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताजा बयान ने विपक्षी गठबंधन में भूचाल मचा दिया है। ममता ने कहा कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर सकती है, जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की विपक्षी गठबंधन से नाराजगी जग जाहिर है। विपक्ष का पूरा कुनबा भले ही उन्हें गठबंधन का हिस्सा मानता है, लेकिन ममता ने खुद कभी ऐसा नहीं कहा। एक निजी चैनल पर ममता के दिए ताजा बयान ने विपक्षी गठबंधन में खलबली मचा दी है। ममता ने कहा, मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, मैं गठबंधन का चेहरा कैसे बन सकती हूँ? विपक्षी गठबंधन के लोग मुझे पसंद नहीं करते। ममता ने कहा, मौका मिला तो इंडिया गठबंधन को लीड कर सकती हूँ। ममता ने जैसे ही कमान अपने हाथों में लेने की इच्छा जाहिर की, विपक्षी गठबंधन के अंदर खाने में हड़कंप मच गया और बीजेपी ने ममता के बयान को भुनाने में देर नहीं की। जैसे ही कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हारी है, तब से किस प्रकार का डिवीजन सामने आ रहा है इंडिया अलायंस में, इसका एक और प्रमाण जो आदरणीय ममता दीदी का बयान अब सामने आया है, जहां पर उन्होंने कहा है कि जो नेतृत्व है इंडिया अलायंस का, जाहिर सी बात है वो कांग्रेस की बात कर रही है, कांग्रेस से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, राहुल गांधी नेतृत्व नहीं दे पा रहे हैं और वो कहती हैं कि एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और अगर उनको अवसर मिलता तो वो सबको साथ में लेकर चल सकते। हर जगह कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जो 80-90 चुनाव हार चुके हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अब जनता नहीं उनके खुद के साथी ही पारित कर रहे हैं। तो राहुल गांधी से नहीं हो पाएगा, वो मीम पूरे देश में चलता है, तुमसे ना हो पाएगा, ये राहुल गांधी इंडिया अलायंस के भी मीम बन चुके हैं। ममता का इशारा भी कांग्रेस की तरफ ही था और अब बीजेपी ममता के बयानों के बहाने ही कांग्रेस पर हमलावर है। समाचारों में अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से रूस के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। रूस में राजनाथ सिंह अपने समकक्ष आंड्रे बेलासोव के साथ भारत रूस अंतर सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक 10 दिसंबर को मॉस्को में होने जा रही है। इस बैठक के दौरान दोनों नेता सैन्य, औद्योगिक सहयोग और रक्षा के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण श्रृंखला की समीक्षा करेंगे। साथ ही आपसी हित के समसामयिक क्षेत्र और वैश्विक मुद्दों पर भी वार्ता करेंगे। वहीं भारतीय नौसेना के नवीनतम मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तुशील को स्थित यंत्र शिपयार्ड से सोमवार को नौसेना में शामिल करेंगे। वहीं रक्षा मंत्री भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कतर के दौरे के बाद बहरीन की राजधानी पहुंचे। बहरीन के दौरे पर विदेश मंत्री आज मनामा डायलॉग के 20वें संस्करण में शामिल होंगे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर आज वेदर रीजनल स्ट्रेटेजी कोऑपरेशन नामक सत्र में अपने विचार रखेंगे। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।